नमस्कार दोस्तों, मैं आसिफ रेहान स्वागत करता हूँ आप सबका मार्क्सवेल एजुकेशन में और आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, ये वीडियो 12th क्लास के फर्स्ट लेसन का 6th पार्ट है। इससे पहले के सभी पार्ट के वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको जरूर देखें, तभी सब अच्छे से समझ में आ पाएगा। और सॉरी टू से दोस्तों, अभी मैं ये वीडियो फ़ोन से बना रहा हूँ, इसलिए आप सबको वीडियो की क्वालिटी हो या साउंड क्वालिटी हो इतना अच्छा नहीं लग रहा होगा जितना लगना चाहिए। दोस्तों, हम ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी ठीक कर लेंगे, इसके लिए आप सब हमें सपोर्ट करते रहें। इसके लिए आप सब मार्क्सवेल एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर यानी NIEO की शुरुआत 1917 में हुई थी। इस दौरान बहुत से विकासशील देश और विकसित देश अपनी राजनीतिक स्थिति और आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए NIEO को अच्छा मानते थे। वो ये समझ गए थे कि NIEO के माध्यम से ही वो अपनी आर्थिक स्थिति को अच्छा कर सकते हैं और साथ ही दोनों गुटों यानी अमेरिका और सोवियत यूनियन से अलग रहते हुए हर क्षेत्र में संपन्न बनना चाहते थे, क्योंकि ये वो देश थे जो शीत युद्ध के दौरान किसी भी गुट में शामिल नहीं थे और NIEO अपनी आर्थिक राजनीतिक और स्थिति को सुधारने के लिए अच्छा विकल्प मानते थे। दोस्तों, NIEO का उदय हवाना के एक नॉन अलाइड मूवमेंट में हुआ था। इस समय विकसित और विकासशील देश आर्थिक एवं राजनीतिक तनाव से गुजर रहे थे। 1972 में यूनाइटेड नेशन द्वारा संचालित विश्व व्यापार एवं विकास संबंधित एक समिट अनटेड, दोस्तों इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट में विकास के लिए व्यापार नीति और वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक नई रिपोर्ट पेश की गई। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि अल्प विकसित देशों को अपने उन नेचुरल रिसोर्सेज पर नियंत्रण करना होगा जिनका दोहन पश्चिम के देश करते आ रहे हैं। यानी इस रिपोर्ट के माध्यम से कहा गया था कि अल्प विकसित देश या विकासशील देश अपने उन सभी नेचुरल रिसोर्सेज के इस्तेमाल पर रोक लगाना होगा जिनका इस्तेमाल बहुत तेजी से वेस्टर्न कंट्री करते आ रहे हैं और अल्प विकसित देशों की पहुंच पश्चिमी देशों तक होनी चाहिए। इसके साथ ही इस रिपोर्ट में कहा गया था कि अल्प विकसित देश वेस्टर्न कंट्रीज को अपने प्रोडक्ट बेचकर मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं, मुनाफा फायदा कमा सकते हैं। और इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया था कि अल्प विकसित देशों की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों में भूमिका बढ़ेगी, जिससे अल्प विकसित देश बहुत तेजी से अपने आप को विकसित कर सकेंगे, डेवलपमेंट कर सकेंगे। और इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया था कि वेस्टर्न कंट्री से मंगाई जाने वाली तकनीकी या टेक्नोलॉजी की लागत कम होगी। यानी इस रिपोर्ट के माध्यम से कहा गया था कि जो भी अल्प विकसित या विकासशील देश हैं, अगर वो विकसित देशों से, डेवलपमेंट कंट्री से तकनीकी या मशीनें हो गई, जो बड़े बड़े मशीनें होते हैं वो मंगवाते हैं, तो उनको कम कीमत पे उनको मिल सकता है। ठीक है, अब NIEO के उद्देश्य के बारे में बात करेंगे। NIEO के कौन कौन से उद्देश्य थे ये सब आप जानेंगे। ठीक है, NIEO का पहला उद्देश्य तो ये था कि विकासशील देशों में आर्थिक सहयोग स्थापित करना था जिससे वो आगे बढ़ सके। और इसका दूसरा उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका को मजबूत करना था। यानी इसका उद्देश्य यह था कि जितने भी देश हैं, चाहे वो विकसित देश हो या विकासशील देश हो, ये सभी अंतर्राष्ट्रीय संगठन को मजबूत करेंगे तो इसकी भूमिका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और इसका तीसरा उद्देश्य था मुद्रास्फीति को बढ़ती दर पर रोक लगाना था। इसको इस तरह से समझते हैं कि कोई भी देश व्यापार या ट्रेड डॉलर से करती है और हर देश का अपना अपना एक करेंसी होता है, रुपया होता है, और इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए हमें डॉलर की जरूरत पड़ती है और हर देश व्यापार ट्रेड करने के लिए डॉलर परचेज करता है।
और अगर डॉलर की वैल्यू कीमत बढ़ जाती है तो वो अपने देश के करेंसी का वैल्यू ज़्यादा पे करना पड़ता है, जिससे डॉलर की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है और उस देश की करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है। तो ये एनआईओ का ये भी उद्देश्य था कि किसी भी तरह से मुद्रास्फीति को कम किया जा सके, ताकि विकासशील देश हो या विकसित देश हो और अल्प विकसित देश हो, ये सभी आपस में अच्छे से ट्रेड व्यापार कर सकें। इसी तरह एनआईओ का ये भी उद्देश्य था कि आर्थिक संसाधनों के आदर्श विभाजन के लिए अल्प विकसित देशों द्वारा विकसित देशों पर दबाव डालना था। दोस्तों, हम इसको इस तरह से समझते हैं कि अमूमन देखा जाता है कि जो भी ताकतवर देश होता है या विकसित देश होता है, वो नेचुरल रिसोर्सेज को अपने हिसाब से इस्तेमाल करता है और छोटे देशों को दबाव डालकर रखता है। लेकिन एनआईओ का ये उद्देश्य था कि चाहे वो डेवलपमेंट कंट्री हो या अंडर डेवलपमेंट कंट्री हो, सभी का नेचुरल रिसोर्सेज पर एक समान अधिकार होगा, ठीक है। और इसका ये भी उद्देश्य था कि एक ऐसी लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक व्यवस्था स्थापित करना जिससे सभी देश नेशन को आर्थिक समानता एवं राजनीतिक स्थिरता को बढ़ावा मिले। अब हम उन संगठन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे, जानेंगे जो एनआईओ में शामिल थे। इसमें पहला है संयुक्त राष्ट्र संघ, दूसरा है विश्व व्यापार एवं विकास परिषद, तीसरा है औद्योगिक एवं विकास संगठन, चौथा है गुटनिरपेक्ष आंदोलन, पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, छठा है विश्व बैंक और सातवां है GATT ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड टाइड। और अब इस वीडियो का आखिरी टॉपिक है गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन, नॉन अलाइंड समिट। दोस्तों, शुरू में तो गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों ने देशों ने राजनीतिक विषयों को और ज्यादा ध्यान दिया, पर धीरे धीरे उनकी प्राथमिकताएं चेंज होने लगी थी। फलस्वरूप इनका ध्यान राजनीतिक मुद्दों से हटकर आर्थिक मुद्दों पर जाने लगा था। 1973 में अल्जीरिया समिट सम्मेलन में बहुराष्ट्रीय कंपनियों यानी बहुत से कंपनियों की गतिविधियों, उनके कामों कार्यों की निंदा की गई थी, क्योंकि ये वे कंपनियां थी जो गरीब देशों की अर्थव्यवस्था को तबाह कर रही थी, उनको खराब कर रही थी। हवाना में हुए छठे सम्मेलन में गरीब और अमीर देशों के बीच बढ़ते हुए अंतर को रोकने के लिए कोई कार्य करने के लिए या कार्रवाई करने की मांग की गई थी। इसी तरह इसका 7वां सम्मेलन इंदिरा गांधी कर रही थी। इंदिरा गांधी ने नॉन अलाइंड मूवमेंट को इतिहास का सबसे बड़ा पीस मूवमेंट बताया था और वो 2 खतरों के बारे में भी बताया था उन्होंने। इंदिरा गांधी ने पहला खतरा ये बताया था कि विकसित देश विकासशील देशों को कर्ज देते समय ऐसी शर्तें लाद देते हैं जिससे वो चुका भी नहीं पाते और ज्यादा गरीब हो जाते हैं। और दूसरा खतरा एटम वॉर को बताया था। इंदिरा गांधी का कहना था कि जिस तरह से विकसित देश परमाणु एटम बनाए जा रहे हैं, एक दिन वही पूरे देश को, पूरे वर्ल्ड को खत्म कर सकते हैं। एंड ऑफ द टॉपिक। आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे का हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे जो क्यूबा मिसाइल क्राइसिस, क्यूबा मिसाइल संकट है। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों, आपको कमेंट में ये भी बताना है कि आपको क्या समझ में आया है और क्या नहीं आया है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।